नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। तो हम लोगों ने एनपीओ चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। उसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ लिया था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है ये समझ लिया था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे अलग होता है कैश अकाउंट से, ये भी पढ़ लिया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एंड डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ये भी पता कर लिया था। उसके बाद में हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चंस शुरू कर दिए थे। हमको एरियर्स दिए गए होते हैं, एडवांस दिया गया होता है, उसके बावजूद हमको जो करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो अमाउंट क्रेडिट करनी होती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड, वो वाली अमाउंट कैलकुलेशन करने का टास्क हमने शुरू किया था। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे एंड बाकी क्वेश्चन हम अभी करेंगे उसी से सिमिलर क्वेश्चंस, क्योंकि एनपीओ चैप्टर के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड ही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दूँ। Calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year 2019-20। ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको बताना है कि क्या अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्रेडिट किस लिए? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन, इनकम साइड में यानी तो इसीलिए क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वही आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2019-20, 2019-20 के अंदर टोटल अमाउंट जो है आपको 7,80,000 रुपये मिला। ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड है 2019-20 के अंदर, यानी कि ये वो वाली अमाउंट है जो रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड के अंदर हमको मिला होगा, रिसीव हुआ होगा। तो 7,80,000 जो रिसीव हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा करंट ईयर से रिलेटेड है। हो सकता है कुछ पार्ट इसमें से प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या आने वाले फ्यूचर ईयर से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ अमाउंट। तो जो अमाउंट हमको करंट ईयर से रिलेटेड जो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट हमको क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। 7,80,000 हमको यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, 7,80,000 हमको टोटल अमाउंट मिला है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 अप्रैल 2019 को मिला है, यानी कि ये जो अमाउंट है ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड इस 50,000 के अंदर 15,000 रुपए जो अमाउंट है वो 2020-21 से रिलेटेड है, 2020-21 से रिलेटेड है। 15,000 और बाकी जो 35,000 है वो अमाउंट है 2019-20 से रिलेटेड। क्योंकि ये 1 अप्रैल को ही मिल गया, यानी कि यहाँ पर एडवांस में पैसा दिया गया है कुछ मेंबर्स के द्वारा सब्सक्रिप्शन की अमाउंट के लिए। तो 50,000 टोटल अमाउंट था सब्सक्रिप्शन का, जिसमें से 15,000 जो है वो अगले साल के लिए है। तो जो 35,000 है सिर्फ वही करंट ईयर का अमाउंट है, लेकिन ये ऑलरेडी इस अमाउंट में इंक्लूडेड है 50,000,
क्योंकि हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की जो पेमेंट है वो पूरी की पूरी एक साथ मिली है 7,80,000। 7,80,000 में 50,000 रुपये इंक्लूडेड है। इस 50,000 में जो अमाउंट है 15,000 की, ये अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं इसको लेस कर देता हूं। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और फाइनेंशियल ईयर 2020-21, अगले साल से, क्योंकि हम 19-20 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसीलिए जो अमाउंट 20-21 के लिए मिला है वो अगले साल के लिए हो गया, और अगले साल के लिए हो गया तो एडवांस अमाउंट हो गया, और एडवांस अमाउंट हो गया तो उसको हमें लेस करना ही करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट्स को डील करना है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शंस इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को 40,000 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट एरियर में थे, यानी कि पिछले साल जब ईयर 31 मार्च 2019 क्लोज हुआ उस टाइम पर ये बैलेंस शीट में रिसीवेबल थे। तो यानी कि ये वाली अमाउंट पिछले ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि ये अमाउंट एरियर कब होती है, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट एरियर कब मानी जाती है, तब मानी जाती है जब वो ड्यू हो जाती है लेकिन रिसीव नहीं होती। यानी कि वो अब एनपीओ की इनकम तो बन गई है लेकिन अभी उसका कैश एनपीओ या ट्रस्ट को अभी नहीं मिला है, तो वो वाली अमाउंट जो रिसीवेबल अमाउंट होती है उसी को एरियर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने डेटर्स के बारे में सुना होगा। डेटर्स कौन से क्या होते हैं, जिनको सामान बेच दिया गया है, सर्विसेज दे दी गई हैं लेकिन उनसे अभी पैसा नहीं आया है। सेम एज द केस में सब्सक्रिप्शन एरियर का मतलब है इन लोगों को सर्विसेज मिल चुकी हैं करंट ईयर से रिलेटेड, या फिर इनकी अमाउंट जो है ड्यू हो चुकी है लेकिन इन लोगों ने अभी पेमेंट नहीं किया है। तो ये पिछले साल से रिलेटेड 40,000 रुपये था। उसके बाद में इस साल के एंड पे हो गया 35,000। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन घट गया। हमको वो वाली अमाउंट पता करनी है जो करंट ईयर में ड्यू हुई है लेकिन रिसीव नहीं हुई, क्योंकि हमने जो टोटल अमाउंट कैलकुलेशन किया है वो भी रिसीव वाली अमाउंट का किया है। जो अमाउंट ड्यू हो गई लेकिन मिली नहीं, वो भी तो करंट ईयर की इनकम मानी जाती है। और अगर जो अमाउंट मिली नहीं है रिसीव हो जाएगी आने वाले टाइम में, लेकिन अगर करंट ईयर से रिलेटेड है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट की जाएगी, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है और हम अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर 35,000 है इस साल के एंड पे। उसके बाद में ये वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम कैलकुलेट कर पाएंगे करंट ईयर की एरियर्स। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2019, ये वाली जो अमाउंट है नो लॉन्गर रिकवरेबल 15,000। जो 40,000 के जो एरियर्स हैं जिनसे पैसा आना पेंडिंग था, उनमें से 15,000 अब नहीं आएंगे। तो यानी कि 40,000 में से अगर 15,000 नहीं मिलेंगे तो बच गए 25,000। यानी कि पिछले साल के जो एरियर्स पेंडिंग रह गए, यानी कि जो अमाउंट मिलना बाकी है पिछले साल से रिलेटेड, वो है 25,000। और इस साल के एंड में हमको पता लगा कि टोटल एरियर्स हैं वो है 35,000 क्लोजिंग बैलेंस। तो यानी कि जो करंट ईयर का जो अमाउंट एरियर्स का अमाउंट है वो है 10,000। इस अमाउंट को हम ऐड कर देंगे। ये आपकी अमाउंट आ गई जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी, 1,03,000।
अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी credited in income and expenditure account। ठीक है, ये अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में चली जाएगी। तो ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं आगे, एक थोड़ी सी थियरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? लाइफ मेंबरशिप फी होती है जो कि मेंबर से रिसीव की जाती है, जिसके बदले उनको पूरी जिंदगी भर सर्विसेज मिलती हैं। इट इज अकाउंटेड एज ए कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट की तरह इसको रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना रिकॉर्ड करके इसको आप कॉर्पस फंड में ऐड कर देते हैं। इसको एक कैपिटल रिसीट में माना जाता है, कैपिटल की तरह माना जाता है। एंड इज एडिड टू जनरल और एक्यूमुलेटेड कॉर्पस फंड। जो कैपिटल फंड होता है एक ट्रस्ट का, उस अमाउंट के अंदर ये ऐड की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्रेडिट साइड में इनकम की तरह मत मानना इस चीज को। कॉर्पस फंड क्या होता है? कॉर्पस फंड कैपिटल होता है, जो कैपिटल फंड बोलते हैं वही कॉर्पस फंड होता है कि इन ट्रस्ट के लिए। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल होता है, इंडिविजुअल में कैपिटल होता है, वहीं पर ट्रस्ट के लिए कैपिटल फंड या कॉर्पस फंड उस चीज को बोला जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया, कह रहा है कि हमारे पास मेडिसिन का 50,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, और उसके बाद में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 45,000 रुपए ज्यादा था ओपनिंग स्टॉक से, यानी कि 95,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक था। उसके बाद में ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 थे, और 10,000 रुपये 10,000 के क्लोजिंग क्रेडिटर, 50% इसके ओपनिंग क्रेडिटर थे। अमाउंट पे किया गया था 2 लाख रुपए, किनको? क्रेडिटर्स को। तो सबसे पहले आपको अगर अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड अगर निकालना है तो सिंपल सा एक तरीका होता है, फॉर्मूला बता दूं, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक 95,000, 50,000 और ये 95,000। ठीक है जी, ये मैंने क्यों किया? जितनी दवाइयां हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर थी, उसके बाद में कितनी दवाइयां और परचेज कर ली, जो दोनों यूज हुई और बाकी जो पेंडिंग हो गई वो लेस कर दी गई, तो वो वाली अमाउंट हमको पता लग जाएगी जो एक्चुअल में कंज्यूम हुई थी। तो यहां पर मेरे को अब पता करना है कि मुझे परचेज की अमाउंट कैसे निकालनी है। तो परचेज की अमाउंट निकालने के लिए आपको क्रेडिटर्स फॉर परचेज निकालना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का अगर आप अकाउंट बना लें बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिटर 20,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 10,000, टू बैलेंस सीडी 10,000। अब एक चीज कही गई है क्वेश्चन के अंदर कि पे की गई है अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन के लिए। तो जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके, उनसे आप लोग दवाइयां खरीदते हो, इसीलिए वो आपके के क्रेडिटर है। उनको कितना पैसा दिया गया होगा? क्रेडिटर टू बैंक, तो टू बैंक 2 लाख रुपए आपने उनको पे किए हैं। अच्छा ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस था इतना, क्लोजिंग इतना, इतना बैंक में से पे किया है, तो यानी कि ये जो बैलेंस फिगर आएगा वो परचेज का आएगा। कितना सामान खरीदा था, तभी तो 2 लाख रुपए का पेमेंट किया है। तो पेमेंट के लिए 2,10,000 रुपये, 190।
ये आपका परचेज का फिगर आ गया, परचेज का फिगर आ गया। आप परचेज का फिगर यहाँ पर लिख दो वर्किंग नोट में जो आपने बनाया है। 1,90,000, 240, 240 में से 1,90, 90 गया, 1,50, 1,45,000। 1,45,000 आपका आ गया कि कितनी मेडिसिन आपने कंज्यूम की। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग में कितनी थी, उसके बाद में और कितनी खरीद के लाए, एंड बच कितनी की। अगर जो बच गई तो यानी कि बची तभी जब आपने बाकी मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया, यानी बेच दिया, या जो भी चीज़ है। परचेज के लिए अब मेरे को क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वहीं से मैं पता लगा सकता था कि कितना अमाउंट मैंने पे किया गया है, और जो बैलेंस फिगर आया वही मैंने परचेज मान लिया, क्योंकि परचेज किया होगा तभी तो मैंने अमाउंट भी पे किया है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, बहुत सी सिंपल। एंड आगे अब बैलेंस शीट की क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए आप अपने इस चैनल से। धन्यवाद दोस्तों।